नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं, मनन द्विवेदी जी। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फैकल्टी हैं। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मामले और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो विषय है उस पर शोध भी करते हैं और जो है पढ़ाते भी हैं। और इसके अलावा उन्होंने 15 पुस्तकें लिखी हैं और अमेरिकन स्टडीज़ के खासकर जो है वो विशेषज्ञ हैं। और कई अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल्स हैं उनमें उनके जो है वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं। और इसके अलावा भारत में भी प्रमुख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनल्स पर बतौर एक्सपर्ट कमेंटेटर उनकी लगातार उपस्थिति बनी रहती है अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं और हम आज चर्चा करेंगे भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में, और जो क्वाड की अभी बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर क्वाड के विदेश मंत्रियों की, उसके बारे में भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार जी। मनन जी, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि हाल ही में हमने अमेरिका के जो से मार्को रूबियो की भारत में यात्रा हुई, और तो ये जो और क्वाड की बैठक भी हुई जो है जिसमें कि उन्होंने भाग लिया। तो मार्को रूबियो की भारत यात्रा और क्वाड बैठक का असली संदेश क्या था? हम क्या समझें कि यहाँ पर सिर्फ फोटो ऑप्स हुए और स्टेटमेंट्स हुई, या कुछ सब्सटेंशियल उसका आउटकम भी है इन दोनों चीजों का? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम क्वेड के बारे में चर्चा करते हैं या इंडो पैसिफिक के बारे में चर्चा करते हैं, और इससे इंडो पैसिफिक से पहले भी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी वो थी इसकी कि भाई ये है एशिया पैसिफिक। तो इन चीजों के बारे में बात करते समय तो हमें ये दिखता है कि पहले जो जितने भी राष्ट्र थे क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग के, यूडीआई के, जैसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं इन सब राष्ट्रों के बीच के अंदर और राष्ट्राध्यक्षों के अंदर एक तरीके का वो था कि एक तरीके की हेजिटेंसी थी, एक तरीका रेटिसेंस था कि जो मुख्य एम है, मुख्य घटक क्या है और मुख्य स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है क्यूडीआई का, क्वाड्रिलेटरल डिफेंस डायलॉग का, वो क्या है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं इसे और थोड़ा साफ कर देता हूं कि चीन की हेजिमोनी, चीन की जो पैसिफिक राइज के बारे में हम बात करते हैं, तो भारत और अमेरिका और चीन, इन तीनों राष्ट्रों के लिए तो शुरू से ये बहुत क्लियर रहा है इनकी ये वैश्विक रजत पटल पर कि चीन इन तीनों राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरह की साम्राज्यवादी, इंपीरियलिस्टिक और पूंजीवादी, एक्सेसिव पूंजीवादी तो कौन नहीं होता, पूरा विश्व पूंजीवाद में है, पर एक्सेसिवली पूंजीवाद और न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो दानव चाइना दौड़ा रहा था तिब्बत में, जो उनके एक्सेसेस हो रही थी साउथ चाइना सी में, या फिर जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं जैसे कि फिजी, वानुआतू और और पापा न्यू गिनी, इन सभी राष्ट्रों में चीन के दखल को देखते हुए हम पाएंगे कि क्वेड के राष्ट्र इंक्लूडिंग भारत, हम लोग थोड़ा हिचक रहे थे ये क्लियरली बताने के लिए कि हम ये चारों राष्ट्र इकट्ठे हुए हैं और एक तरीके का ग्रुपिंग बनाया है, स्ट्रेटेजिक वो सेटिंग बनाई है ताकि ये लोग चाइना को अपोज कर सकें और चाइना के की साम्राज्यवाद को, उनके बढ़ते हुए आक्रामक विदेश नीति को, और साउथ चाइना सी में जो जिस तरीके का कि वो धौंस पट्टी दिखाते हैं, जो दादागिरी वो लोग करते हैं, उसे किसी तरीके से टैकल किया जाए। पर तो मुझे इस बार जो न्यू दिल्ली में जयशंकर साहब और बाकी के चारों विदेश मंत्री मिले, उसमें देखने में बड़ा सुखद आश्चर्य ये हुआ कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन है सारे मिनिस्टर्स का, उसमें ये दो बातों पे बहुत जोर दिया गया है। एक तो ये कि फॉनॉप्स, फ्री एंड ओपन नेविगेशन, और ओपन कॉविनेंट्स ओपनली अराइव्ड एट। इसका मतलब ये कि अगर हम इंडो पैसिफिक को देखें तो हम पाएंगे कि मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसके अलावा जो वेस्टर्न साइड के अमेरिका के जो आइलैंड्स हैं और जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जो कंट्रीज हैं, अब
इन सब के अंदर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि चीन की दादागिरी और जिस तरीके से ईरान ने हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड कर दिया है और विश्व को एक ऊर्जा संकट में डाल दिया है, इसके अगेंस्ट क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने, मुझे जहां तक मेरी याद पड़ती है, पहली बार आवाज उठाई। पहली बार क्लियरली भारत ने, अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने आवाज उठाई है। एक बात तो ये, उसके अलावा ये कि चीन की जो आक्रामक नीति है, इसको भी शायद पहली या दूसरी बार ही क्रिटिसाइज किया गया है और कहा गया है कि चीन को भी किसी तरीके से अपना मानसिक संतुलन या अपना सामरिक और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो ये दो बातें, वैसे तो बहुत सारी बातें की गई हैं और मानव सुरक्षा को भूलना भी हमें गलत है। मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी, इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि अपनी बात में खत्म करता हूं यहां पर, क्योंकि हम देखें तो हम पाएंगे कि जब 2007 में क्वेड का गठन हुआ, शिंजो एबे की जो स्पीच थी, बड़ी शानदार स्पीच हुई कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सीज, उसमें ये कहा गया कि मानव सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। और 2004 की जो सुनामी और नेचुरल डिजास्टर हुआ, जो आपदा आई, उसके ऊपर ही, उसी फाउंडेशन के ऊपर क्वेड का सारा एडिफाइस और सारा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव टिका हुआ है। तो वेस्ट एशिया की बात भी की गई है जयशंकर साहब द्वारा 26 मई को, और साथ में मानव सुरक्षा की। पर जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली है वो है ईरान की नेवल ब्लॉकेड के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ अपनी एम्बिशंस के कारण और सिर्फ अपनी ईगो राइट्स के कारण विश्व में एक ऊर्जा संकट ला दिया है। जैसा कि ईरान ब्लेम कुछ और करता है कि अमेरिका के कारण हो रहा है, पर देखा जाए तो अनक्लॉज का भी मेंशन किया गया है यहां पर। तो ये कुछ बातें मुझे काफी इंपॉर्टेंट प्रतीत होती हैं। आप मनन जी, एक सवाल का हिस्सा ये था कि मार्को रूबियो की जो यात्रा भारत की हुई, उसके आउटकम को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या खासकर चूंकि अमेरिकन स्टडीज के आप स्कॉलर हैं। देखिए, मार्को रूबियो और जेडी वेंस भी आए, अगर आते, या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी आते, तो हम लोगों से कहीं ना कहीं, मैं भी मीडिया में जाता हूं, मैं भी टीचर हूं, मैं अध्यापक हूं, कहीं ना कहीं गलती ये हो जाती है कि हम लोग इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज को ज्यादा कई बार इंपॉर्टेंस दे जाते हैं, जहां तक कूटनीति, डिप्लोमेसी और विदेश नीति के डेवलपमेंट्स की बात है। तो मार्को रूबियो जिस तरीके से भारत में आए, तो एक तरीके से उससे पहले अरागची भी आके गए थे। तो मैं तो बल्कि इसको ये कहूंगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक तरह की राइवलरी है, एक तरह की कवायद है कि भारत जैसा सुगठित राष्ट्र, सदृढ़ राष्ट्र, और जो जिसमें इनफ पावर, पेल फॉर प्रोस्पेरिटी है और स्ट्रेटेजिक किल की कैपेसिटी भी अब है, पिछले 12-13 वर्षों से, ऐसे राष्ट्र के साथ अमेरिका भी अपने संबंध रखना चाहेगा। पर भारत बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मोदी जी ने किया, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने किया, कि हमने बड़े बड़े ही क्लेवरली और स्ट्रेटेजिक, क्या कहते हैं, निपुणता के साथ एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन करते हुए, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए और जब उन्होंने टैरिफ 50% तक लगाए और रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगाए, और हम लोगों ने बड़ा पेशेंस रखा, जैसा कि यूएई और बहरीन ने रखा ईरान के साथ, वैसा हमने भी पेशेंस रखा और हमने रिटेलिएट नहीं किया और रिटेलिएटरी टैरिफ्स नहीं लगाए। तो उसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप तेल लेते हैं रशिया से तो हम आपको परेशान करेंगे और सैंक्शंस लगाएंगे। तो कहने का मतलब है, जिस तरीके से भारत ने टाइट ऑफ वॉकिंग की अमेरिका और रूस के बीच में यूक्रेन युद्ध के दौर में, उसी तरह की बातचीत हमने मार्को रूबियो जब भारत आए तब भी की। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अमेरिकन स्टडीज का विद्यार्थी होने के कारण शोध करता हूं, कि भारत और अमेरिका बहुत अच्छे एलाइज बन सकते हैं फ्यूचर में जाकर। पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो अपने राष्ट्र हित को पूरी तरीके से स्वामित्व देते हैं और ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसा कि वो करेंगे, गलत नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनका राष्ट्र हित
डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी से टकराता है। और ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ही है जिसको लेकर मार्को रूबियो यहां आए थे और भारत का सपोर्ट चाहते थे और भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। और यही डेमोक्रेटिक पीस की विधा है, यही अवधारणा है जो कि क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज की भी एस्टेब्लिशमेंट मिथ है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों में काफी सामंजस्य है। और मार्को रूबियो की जो विजिट है ये दर्शाता है कि भारत और अमेरिका में भले ही कितने ही डिफरेंसेस आ जाएं, पर एक नेचुरल एलाइज है। डेनिस कक्स ने लिखा है कि भारत और अमेरिका नेचुरल एलाइज हैं और जो पुरानी फॉर्मेलिटीज हैं वो अभी भी सडन है। और उनके कारण ही दोनों डेमोक्रेसीज के बीच में अच्छे बायलैटरल संबंध हैं, चाहे वह एआई हो, चाहे वह इंटेलिजेंस हो, चाहे वह सर्वेलेंस हो, या किसी भी तरीके की रेयर अर्थ की बातचीत हो, या रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स हो, या डिफेंस कोऑपरेशन हो। सब में भारत और अमेरिका साथ साथ है। बस यही है कि ट्रंप साहब की विम्सिकल कभी कभी और इडियोसिंक्रेटिक विदेश नीति और बोल बच्चन के कारण कभी कभी भारत को भी लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। पर मुझे लगता है कि ये एक पासिंग फेज है। हमें देखना पड़ेगा कि ईरान और ऑपरेशन फ्यूरी के दौरान क्या होता है, उसके बाद हमें सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा। मनन जी, जो मार्को रूबियो की यात्रा हुई उससे पहले हम देख रहे थे कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। पाकिस्तान टेररिज्म का एक हब है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जैसे वो बार बार ट्रम्प ने ये कहा कि वो मेरे बड़े फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। हालांकि भारत हाइफनेट अपने आप को पाकिस्तान से नहीं करता है और कंपेयर भी नहीं करता है, क्योंकि दोनों के बीच कोई कंपैरिजन भी नहीं है। लेकिन ये बात तो सभी लोग मान रहे थे कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ समय में काफी, कुछ महीने पहले तक कम से कम जो है वो काफी, जो है वो जैसे पहले संबंध थे पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान या ट्रम्प वन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जैसे संबंध थे, वैसे संबंध नहीं थे। काफी चुनौतियां उन संबंधों में थी, जो वो गर्मजोशी जो है वो थोड़ी मिसिंग थी, हो रही थी। और काफी सारे टकराव के मुद्दे बन रहे थे। बहरहाल, मेरा एक सीधा प्रश्न ये है कि मार्को रूबियो की भारत यात्रा के बाद क्या भारत अमेरिकी संबंधों में कोई बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, अच्छे या बुरे के लिए? देखिए, मैं ये कहूंगा कि भारत और अमेरिका में पहली बात आपको अपनी अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने रैशनल को एक तरीके से रिटरेट करूंगा, रीअसर्ट करूंगा कि हम लोग नेचुरल एलाइज हैं। और ऊंच नीच और क्रेस्ट एंड ट्रफ या फिर अच्छे संबंधों के फेज और मनमुटाव के फेज चलते रहेंगे। पर क्योंकि जो बात मेरी पहले अधूरी रह गई थी वो ये है, रूल ऑफ लॉ, संविधानवाद, नॉर्म सेटिंग, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी। ये कुछ ऐसे मतलब कॉमनैलिटीज हैं, बड़ी बेनल बातें हैं। पर ये एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है, ये एक ऐसा मसौदा है, ऐसा क्या कह सकते हैं, ऐसी नींव है जिसके ऊपर भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 15-20 वर्षों से चल रहे हैं। तो अगर ये बीच में रशिया का मुद्दा भी आएगा तो वो चलेगा। और जिस तरीके से मैं ये सोच रहा हूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपियन यूनियन और नेटो का भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट ऑपरेशन फ्यूरी फ्यूरी में नहीं मिला है। और यहां तक कि मार्क रट्टे जो नेटो के चीफ हैं वो भी व्हाइट हाउस गए थे और वहां पर जाकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी उलाना दिया था। जिस तरीके से उन्होंने बात की थी जेलेंस्की के सूट के ऊपर एक साल पहले, वैसा नहीं किया, ये फॉर्चुनेट है। पर फिर भी पार्लियामेंट्री तरीके से जो कूटनीति हुई और जो बातचीत की कवायद हुई, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि अमेरिका को भी अब नए एलाइज ढूंढने पड़ेंगे। अमेरिका को प्रैक्टिकली नए एलाइज ढूंढने पड़ेंगे। और जिस तरीके से हाइफरनेशन की नीति, आपने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, ये अपनाते रहे हैं। कभी तो अपनाते हैं 5 साल और कभी नहीं अपनाते हैं। और आपकी बात सही है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के समय ये हाइफनेशन काफी कम प्रतीत होता था। पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नैरो राष्ट्रीय इंटरेस्ट, जैसा कि उनको लगता है अमेरिका का राष्ट्रीय इंटरेस्ट, उसके चलते भारत के ऊपर जरूर काफी तलखी अपनाई। और वीजा के नियम हो, इमिग्रेशन हो, या और तरह की सैंक्शंस हो, या टैरिफ्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में, ये उनको अकेला रास्ता लगा भारत और अमेरिका के ट्रेड इम्बैलेंस को अमेरिका के फेवर में करने का।
तो मैं ये कहूंगा कि ये विजिट्स तो आती रहेंगी, और मार्को रूबियो भी आए और हमसे बातचीत करके गए, पर कहीं ना कहीं भारत भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नहीं खोता है, जिसके कारण हमारी विदेश नीति और कूटनीति एक तरीके से काफी रिलायबल हो जाती है। पर यह बड़ा हास्यास्पद है। ये तो वैसी ही बात है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र संघ में, आप लीबिया को कभी कभी गलती से, लीबिया भी रोटेशन के चलते वह उसका चेयरमैन बन जाता है, कभी कोई और बड़ा ही आक्रांता देश या डिक्टेटरशिप जहां पे होती है वो चेयरमैन बन जाता है। वैसे ही हास्यास्पद, वैसा ही हास्यास्पद और हिलेरियस डेवलपमेंट पाकिस्तान के रूप में हम देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को मैं अपने टीचिंग के कार्यकाल में करीब 20-25 वर्षों से एक तरीके का हम लोग फेल्ड स्टेट की टर्मिनोलॉजी में आंक रहे हैं। उसका मतलब यह है कि जो राष्ट्र, मतलब जहां पर एनर्जी क्राइसिस होता है, तो वीक में से 3-4 दिन तो छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाती है, क्योंकि जिस स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर भारत गर्व करता है कि हमारे यहाँ 3 महीने तक तेल की आपूर्ति नहीं हो, तो भी हमारी एलएनजीज, पीएनजीज, सीएनजीज, पेट्रोल, डीजल और सब तरह के ऊर्जा संसाधन चलेंगे, और हमारे अंदर कोई आंतरिक सुरक्षा का संकट नहीं आएगा। पर पाकिस्तान तो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाता है अगर उनको नेचुरल गैस, ऑयल, डीजल नहीं मिले। उसके अलावा ये हम जानते हैं, पर फिर भी मैं ये बात रिटरेट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा टेरर स्पॉन्सर है, और कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जो परेशानी देखते हैं, टेररिज्म को छोड़ दें तो भी ड्रग ट्रैफिकिंग और फेक नोट का करेंसी मेकिंग और जनरल सामाजिक अवसाद फैलाने का जो प्रयत्न पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज करती हैं, उसके चलते पाकिस्तान तो अंतिम कंट्री होना चाहिए था, और ये ट्रंप साहब को भी समझना चाहिए था, और जो हमारे दोस्त बनते हैं आरागची, उनको भी समझना चाहिए था कि पाकिस्तान का आइसोलेशन, पाकिस्तान का सिक्वेस्ट्रेशन ये पूर्ण रूप से होना चाहिए था। ओमान और कतार तक तो ठीक था, येमेन तक भी ठीक था कि वो लोग मीडिएटर बने, और बने हुए हैं अभी भी। पर पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को, जो हर छोटी सी बात पर, उनके यहाँ कोई प्लेग भी फैलेगा, सुनामी आएगी या अर्थक्वेक आएगा या बाढ़ आएगी, उसके लिए भी उनके प्राइम मिनिस्टर तक, आसिफ मुनीर जैसे लोग और शहबाज शरीफ जैसे व्यक्ति जो सबसे ऊंचे पायदान पे हैं, वो लोग भी इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से भारत को जोड़ना पसंद करते हैं। तो हास्यास्पद है, और मैं ये कहूंगा ट्रेजिक है, ये बड़ा दुखद है कि पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया गया है, और इसका ये रिजल्ट है कि सीज फायर उनका टूट गया है, और ईरान ने भी बंदर अब्बास में युद्ध फिर शुरू किया है। और मैं अपनी बात सही करके बताऊंगा, अमेरिका ने भी बॉम्बार्डमेंट किया है, मिसाइलिंग की है बंदर अब्बास में अभी 1-2 दिन पहले, और इसराइल ने भी तोड़ा है सीज फायर। और लेबनान में पहली बार इसराइल की शक्तिशाली सेना बड़ी संख्या में घुसी है, और 31-40 के लोग जो टेररिस्ट हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, उनका खात्मा किया है। तो मैं अपनी बात को छोटा करके यही कहूंगा कि पाकिस्तान जैसा राष्ट्र कभी भी पीस बिल्डिंग, पीस कीपिंग या पीस मेकिंग में सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि उसको कोई भी मॉरल, एथिकल और नैतिक क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान ने कभी भी वैश्विक राजनीति में कभी भी इंजॉय नहीं की है। मैं कहना यही चाहूंगा यहाँ पर। मनन जी, क्वाड में बैठक में जो एशिया प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक भारत भारत प्रशांत जो क्षेत्र है, जिसमें साउथ चाइना सी भी एक मेजर, जो आपने कहा कि एक उसका हिस्सा है, तो उसकी सुरक्षा की बात तो बड़ी जोर शोर से हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने एशिया के कुछ देशों को, जैसे जापान है, दक्षिण कोरिया है, हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई को लेकर जो है वो धीमी कर दी है। वो जो कमिटमेंट्स अमेरिका ने की थी, शायद वो उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है। तो क्या ओवरऑल आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से जो खासकर क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में भी हम ये देख रहे हैं, तो अमेरिका की जो एक क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं करीब पूर्णतः सहमत हूँ अरुण जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके की सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बातचीत, सिक्योरिटी, मिलिट्री और सामरिक अम्ब्रेला की बातचीत जो ऑस्ट्रेलिया करता है, सबसे ज्यादा जापान करता है,
और उससे भी ज्यादा साउथ कोरिया करता है, जो कि क्वेड का पार्ट साउथ कोरिया नहीं है। पर इन सब राष्ट्रों ने कई बार उलाहना दिया है अमेरिका को, भले ही वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का काल हो या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का 1.0 2.0 का राज्यकाल हो। ये कहा गया है कि अमेरिका अपने आप को वैश्विक राजनीति से या फिर अपने आप को मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी से विड्रॉ करने के प्रयास में है। अब विड्रॉ कर रहा है तो जापान क्या करेगा? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वॉर टू के, ये भी हम लोग जानते हैं बात, वर्ल्ड वॉर टू के इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि जापान के ऊपर भी पूरी तरीके से कई तरीके के सैंक्शन लगे हुए थे। यूनाइटेड नेशंस ने लगाए थे और एलाइज ने लगाए थे, मतलब मित्र राष्ट्रों ने लगाए थे, जिसको ऑब्वियसली हेड कर रहा था अमेरिका। पर यह भी धीरे धीरे हुआ कि जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे वैश्विक राजनीति की कंडीशंस बदली, वैसे जापान की विदेश नीति, जैसे कि जापान एक डीप वाटर नेवी रख सकता है कि नहीं रख सकता है, इस पे भी बातचीत शुरू हुई, ये नैरेटिव में आया। उसके अलावा मिसाइल रखना और आक्रामक पोस्चरिंग रखना, ये जो जापान की विदेश नीति और सामरिक नीति में ये चीज पहले पॉसिबल नहीं थी, ये अब जापान ने पिछले 1-2 दशक से ये चीज धीरे धीरे 1 दशक से प्रारंभ कर दी है। क्योंकि शिंजो एबे ने भी ये बात बोली, सुगा जो है उन्होंने भी ये बात बोली है कि अमेरिका कितना रिलायबल है, और अगर चीन किसी तरीके से मिलिटरीली अगर परेशान करता है ऑस्ट्रेलिया को या फिर जापान को, तो अमेरिका किस हद तक सामने आएगा। क्योंकि अगर हम एपिक फ्यूरी को देखें तो उसमें हम पाएंगे कि अमेरिका में बड़ा ही नैरेटिव था ये पॉपुलर, और ट्रम्प भी बोलते थे, जेडी वैंस बोलते थे, मार्को रूबियो बोलते थे कि खर्ग आइलैंड में जाएंगे और कमांडो रेड डेल्टा फोर्स की तरीके से होगी, जैसा कि इस्लामाबाद में, एबटाबाद में 2011 में हुई ओसामा बिन लादेन के समय। और ये जब बातचीत होगी तो ईरान को नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो ये काम हुआ नहीं। तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा, आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं क्वेड में भी ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसके चलते अमेरिका की डोमिनेंस और जो सुपर कॉप का जो ओहदा है वो पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है। बस और मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि जॉन हावर्ड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे जब क्वेड की स्थापना की गई थी 2007 में, और उसके बाद केविन रुड, अगर हम 2016-17 को देखें, वो आए तो क्वेड भी पिछले करीब 8-9 वर्षों के लिए इनएक्टिव हो गया था, डीएक्टिवेट हो गया था। क्योंकि मुद्दा वही था कि चीन के साथ किस हद तक क्वेड के इंडिविजुअल और आइसोलेटेड राष्ट्र किस हद तक दोस्ती करेंगे, किस हद तक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाएंगे। और इसके चलते क्वेड की महत्ता और क्वेड का एक्सपेंस, उनका मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का कार्य और बाकी के मुद्दे जो थे वो काफी कमजोर पड़ गए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अमेरिका को अपने एलाइज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी कोएलिशन बिल्डिंग और नेटवर्किंग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, और जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के राष्ट्र हैं उनको बोलने का या उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वाड का एक जो बड़ा गठन करने का कारण एक ये भी था कि चीन को जो है वो, जो चीन की चुनौती है उसका सामना किया जाए। अभी जो इस बैठक के बाद भी, और वो आपको लगता है कि क्वाड वाकई एक ऐसे संगठन के रूप में उभर रहा है, या अभी उस ऐसा संगठन बनने में उसको समय लगेगा? देखिए, हम यहाँ कहेंगे अगर 2016-17 का, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया अरुण जी, तो ऑस्ट्रेलिया पीछे हट रहा था। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। तो ऑस्ट्रेलिया को ये नेचुरल है कि ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मुसीबत होगी और बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा कि वो चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस को कैसे कम कर दे। और उसके अलावा अगर हम होटल इंडस्ट्री को देखें ऑस्ट्रेलिया की, उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री को पूरे को देखें, और जिस तरह का मल्टी कल्चरलिज्म का जो चलन है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व में और एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में जाना चाहता है, उसके चलते मुझे लगता है प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि पूरी तरीके से चाइना के ऊपर आघात करना, मिलिटरली नहीं,
चाइना के ऊपर कूटनीतिक रूप से आघात करना और किसी तरीके से उनके अगेंस्ट जाना। और ये चीज हमें नहीं बोलनी चाहिए कि 2007 में भी पहली बार जब क्वाड का गठन हुआ था, तो ह्यू जिंटाओ और बाकी लोगों ने जो उस समय हेड थे, उन लोगों ने ये बातचीत की और उन्होंने क्वेड को पूरी तरीके से अपने अखबारों में और अपने मीडिया ऑपरेटर्स के चलते बहुत क्रिटिसाइज किया था। और इसका नाम हम जानते ही हैं, क्वेड को चीन नाम देता है एशिया के नेटो का। तो इसके चलते इंडिविजुअल राष्ट्रों को जब तक अमेरिका का या नेटो का सामरिक और मिलिट्री अम्ब्रेला नहीं मिलेगा, पर जैसा कि आप कह रहे हैं, जब तक इकोनॉमिक अम्ब्रेला भी नहीं मिलेगा, तब तक मुझे लगता है क्वेड की महत्ता तो रहेगी, पर क्वेड का जो किल कैपेसिटी है, क्वेड की जो टीथिंग ट्रबल्स हैं जो 2007-9 से ही चल रही हैं, वो शायद अभी भी कंटिन्यू करेंगी। भले ही चारों राष्ट्रों ने वेस्ट एशिया को, एपिक फ्यूरी को, फोनॉप्स को, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को और मानव सुरक्षा को, ऐसी कई चीजों को बहुत नए तरीके से रीशेप करके और रिजुविनेट और क्या कहते हैं उसको नई तरीके से चिजल करके आगे रखा है। मैं यही कहना चाहूंगा। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि इंडो पैसिफिक और चीन के मुद्दे पर भारत को क्वाड से बेसिकली क्या उम्मीद रखनी चाहिए, और भारत की भूमिका इस संदर्भ में आप गोइंग अहेड क्या देखते हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, मतलब मैं तो टीचर अध्यापक हूं, तो मेरे मुंह से ये बात निकल रही है कि इंटर रिजीम थ्योरी एक होती है, रिजीम की अवधारणा होती है। रिजीम से हम लोग कई बार गलत समझ जाते हैं कि डिक्टेटरशिप है और पूरी तरीके से टोटलिटेरियनिज्म है या ऑटोक्रेसी है। इसका मतलब रिजीम नहीं होता। रिजीम मतलब कि पूरी तरीके से न्यू लिबरल ऑर्डर में विभिन्न वैश्विक डेवलपमेंट्स को साथ में पिरोना, राष्ट्रों का और ट्रांसनेशनल एक्टर्स जैसे कि आईएनजीओस का, इनका साथ में आना और भले ही और बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना। अगर एक साथ ये लोग साझा बनाते हैं अपनी नॉन ऑफिशियल सरकार, तो उसी का एक रिफ्लेक्शन है जो हम क्वेड में या ब्रिक्स में या हम लोग एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या बिम्स्टेक में, या पहले पाते थे साउथ साउथ एशिया की सफलता में, जिसके अलग पाकिस्तानी कारण है कि सार्क क्यों सफल नहीं हुआ। तो मोटा मोटी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विभिन्न कॉपरेशन के आयाम है, कोलैबोरेशन के आयाम है, वो जैसे उनको हम देख सकते हैं, जैसे डिसआर्मामेंट हुआ, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स हुआ, आर्म्स ट्रैफिकिंग हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, जनरल डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, और जेंडर राइट्स हुए, और रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस हुआ, और जनरल ब्लैंकेट पॉलिसी की तरह ह्यूमन राइट्स के कई आयाम हुए। तो इन सब चीजों को से टैकल करने के लिए एक वैश्विक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जिसका रिफ्लेक्शन ये क्वेड की तरह रीजनल ग्रुपिंग्स हैं। पर इसमें हम ये भी पाएंगे कि ये सारे राष्ट्र हिचकते थे पहले, चारों राष्ट्र, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये हिचकते थे कि क्वेड का कोई सेक्रेटरीट बनाया जाए, क्वेड को थोड़ा ऑफिशियल जामा और पहनाया जाए। और यहीं पर कहीं ना कहीं कमजोरी झलकती है अमेरिका की, भारत की और जापान की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग स्थिति में है, एक अलग पॉलिटिकल सिचुएशन में है, तो उसको हम यहाँ पे लीव असाइड कर सकते हैं। जैसा कि एक कंसर्न भाई को दूसरे कंसर्न भाई के बारे में सोचना चाहिए। तो जब तक ये औपचारिकता नहीं आएगी, जब तक ऑफिशियल विनर नहीं आएगा क्वेड में, मुझे लगता है इसको इसके दांत नहीं मिलेंगे, टीथ नहीं मिलेंगे, और यही कहीं कमजोरी नजर आती है। और पर एक अच्छा आयाम मुझे याद आता है कि मालाका जो मालाबार एक्सरसाइज है, जो भारत, अमेरिका और जापान साथ साथ करते हैं, ये अभी भी कहीं ना कहीं भारत, अमेरिका और जापान के साझा स्वामित्व को और साझा स्किल को और प्रेस्टीज को चीन के अगेंस्ट पॉजिट करने में सफलता से मतलब ये काम सफलता से कर पाया है। मैं यही कहना चाहूंगा। मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चर्चा में भाग लेने के लिए, और आपने इतने जटिल विषय को बहुत ही सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों के सामने रखा। और आपके साथ जो है, उम्मीद है कि जल्दी एक और चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे कार्यक्रमों में आते रहेंगे और हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
और ऐसे जटिल विषयों को सरल तरीके से एक आम आदमी की भाषा में उन उन तक पहुंचाने में जो हम प्रयास करते हैं, तो उसमें आपकी एक बड़ी भूमिका रहेगी। और आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से आग्रह है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, चर्चा अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ और चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। और मनन जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी साधुवाद और नमस्कार आपको कि आपने मुझे इस चर्चा में आमंत्रित किया। धन्यवाद।